नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष हांडा जी। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट के अंदर मनीष तिवारी ने एक बॉम्ब फोड़ दिया है, जहाँ विपक्ष को विपक्ष का करारा कैंडिडेट बोले आज की डेट में शशि थरूर विपक्ष के विपक्ष बने हुए हैं। उसी लाइन पर मनीष तिवारी भी चल पड़े हैं। इससे बड़ा शॉक आई थिंक मनीष तिवारी कुड नॉट हैव गिवन टू द गांधी डायनेस्टी इन शॉर्ट। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जानते हैं आशीष जी से। आशीष जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, इस बार का जो पार्लियामेंट का सेशन है ना, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा। अब देखिएगा, चाहे तो विपक्ष की बिहार की हार हो, ओपनिंग स्टेटमेंट में ही मोदी जी ने उनको शर्मसार कर दिया, चाहे एसआईआर की पड़ती हुई बंगाल में मार हो, चाहे पुतिन के डिनर पे नहीं बुलाने जाने का राहुल गांधी और खड़गे का अपमान हो, चाहे अब शुरू होने वाला 8 से 8 घंटे का वंदे मातरम के ऊपर जो कांग्रेस ने नहीं दिया प्रॉपर मान हो, या फिर प्राइवेट बिल लाना हो, वो भी कांग्रेस एमपी द्वारा, और वो भी उस लॉ के अगेंस्ट जो खुद कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी की रिजिम में बनाया था। तो सोचिएगा, इससे ज्यादा और शर्मनाक हालत क्या हो सकती है विपक्ष की। अभी आप सोच रहे होंगे आपके दर्शक कि इसमें मनीष तिवारी का वाला क्या रोल है, वो क्या प्राइवेट बिल है। सबसे पहले तो दिमाग में पहली बात गायत्री जी खटकती है, मनीष तिवारी कौन है। मनीष तिवारी लोकसभा के कांग्रेस के बहुत ही पुराने और सम्मानित सीनियर लोकसभा एमपी हैं। जब वो कांग्रेस के सीनियर लोकसभा एमपी हैं, तो कांग्रेस बिल नहीं लेके आई, वो प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए। पहले तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क समझ में आता है। प्राइवेट मेंबर बिल को इंडिपेंडेंट बंदा लाए, समझ में आता है। कांग्रेस का एमपी लेके आए, कांग्रेस पार्टी भी तो ला सकती थी, लेकिन नहीं। चलिए, कह रहे नहीं, आओ दूसरी बात समझते हैं। ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है, ये कोई भी एमपी ला सकता है, और इसके लिए 1 महीने पहले का नोटिफिकेशन देना होता है और उसके बाद परमिशन मिलता है। यानी ये ऐसा नहीं है कि अचानक बम फोड़ दिया। इट्स ऑल इन द मेकिंग। ये समझने की जरूरत है कि 1 महीना पहले इसका नोटिफिकेशन दिया गया था। कांग्रेस उनको रोक नहीं पाई ये बिल लाने के लिए 1 महीने के अंदर। इसका मतलब रिबेलियन एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है। अच्छा, है क्या ये बिल जिसके ऊपर आपको और मुझे शो करने की जरूरत पड़ी। ये बिल ऐसा समझिएगा कि जैसे झाड़ू के तीलों को इकट्ठा रखने के लिए एक रस्सी से उनको बांध दिया जाता है। अगर वो रस्सी खोल दी जाए तो एक एक तीला अलग हो जाता है। अगर मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहूं, तो कांग्रेस की इज्जत का पजामा जिस नाड़े से बंधा है, अगर वो नाड़ा खींच दिया जाए तो वो पजामा कहां जाएगा। तो समझिएगा, मनीष तिवारी ने वो नाड़ा खींच दिया है कांग्रेस के पजामे का। क्यों? क्योंकि आज जो कांग्रेस की हालत है, तितर बितर होती हुई कांग्रेस अगर अपने सभी साथियों को, जितने भी थोड़े बहुत भी है, इकट्ठा रख पा रही है, तो एक बिल की वजह से, एक लॉ की वजह से, जो है एंटी डिफेक्शन लॉ। वो एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी एमपी को अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाने के, विरुद्ध जाने के एकदम मना करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन मनीष तिवारी जी क्या कहते हैं, एक ऐसा बिल लेके आए जिसके अंदर यह कहा गया कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए। जो विप जारी की जाती है, विप बोले तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए अध्यापक पुराने जमाने में एक विप रखता था, सटाक सटाक करके बेंच से मारा करता था। अरे, एमपीज को काबू में रखने के लिए आप जो बेंत लगाओगे, जो विप लगाओगे, और उसके बाद कहोगे ये डेमोक्रेटिक है। क्या बढ़िया पॉइंट उठा दिया मनीष तिवारी जी ने जब ये कहा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बोले हम एमपी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी को इलेक्ट कर सके, अपना इंडिपेंडेंट वोट दे सके। इसके ऊपर ये प्राइवेट मेंबर्स बिल वो लेके आए। गायत्री जी, सोचने की बात है, हम में से ज्यादातर लोगों को शायद ये पता भी नहीं है। हमें लगता है एमपी बहुत पावरफुल होता है, एमपी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन एक आम नागरिक अपनी इच्छा से, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट दे सकता है। एक एमपी एक विधायक नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पार्टी लाइन को फॉलो करना ही पड़ता है। बड़ा वैलिड पॉइंट एक उठाया उन्होंने, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे गायत्री जी, हम आपका पॉइंट भी जरूर सुनना चाहेंगे जी। विप को अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो हंटर भी कहा जा सकता है उसको।
बराबर है, वही मैंने बोला, हंटर बोले, बेंत बोले, जो भी, मतलब यानी कोई ऐसा दंड देने का साधन जिससे आप सामने वाले को नियंत्रण में रख सकें, काबू कर सकें। अच्छा, ये डेमोक्रेसी में तो ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। वो भी एक माननीय सांसद, सांसद के आगे माननीय लगाया जाता है, और एक सांसद एवरेज 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तब वो चुन के आता है। ऐसे व्यक्ति को काबू में रखने के लिए आपको एक बेंत चाहिए, एक डंडा चाहिए। कमाल की बात है। खैर, एनी हाउ, यहां पे पूरा तहलका मचा दिया मनीष तिवारी ने जब ये बिल लेके आए। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब जब बीजेपी का कोई भी वोटिंग वगैरह होता है, तो एक शब्द बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है कि हमें उम्मीद है यहां पे सभी सदस्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। ये जो अंतरात्मा की आवाज है ना, जैसे राष्ट्रभक्ति एक एनालॉग बन गया है बीजेपी के सिद्धांत के साथ। बोले ना, कोई भी एक पीछे वो आया था, जोक आया था, बोले मैं तो ऐसे ही पार्क में राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा था, बाकी साथियों ने सोच लिया मैं बीजेपी का बंदा हूं। तो मतलब जैसे राष्ट्रभक्ति को बीजेपी के साथ आजकल जोड़ा जाता है, देशद्रोह को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाता है, ऐसी अंतरात्मा की आवाज जब कोई बात करता है ना, तो लगता है छिटक के गया, ये तो मोदी के पाले में निकल गया, ये अंतरात्मा की आवाज सुन रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि बोलिए आप सोच के देखिएगा, हम लोगों को ये राइट नहीं है। हम लोग कौन है? एमपीज कौन कहलाए जाते हैं? लॉ मेकर्स। बोले हम लोग लॉ मेकर हैं, लेकिन क्या लॉ मेकिंग में हमारा कोई रोल है? आप समझे नहीं होंगे, मैं समझाता हूं क्यों उन्होंने ऐसा कहा। लॉ मेकिंग कब होती है? कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके बाद उसके ऊपर कई घंटे या कई दिन तक चर्चा की जाती है, पक्ष और विपक्ष अपने अपने पॉइंट रखता है, और उस पूरी डिस्कशन का जो मतलब होता है, संदर्भ होता है, वो ये होता है कि उस डिस्कशन को सुनने के बाद माननीय सांसद जितने भी हैं, वो अपनी बुद्धि, अपना विवेक इस्तेमाल करें और फिर वोटिंग का बटन दबाएं कि वो इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। बोलते हैं इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि हम एमपीज तो रबर स्टैंप बन के रह गए हैं। क्योंकि जो बिल पक्ष लाएगा, रूलिंग कंपन लाएगा, वो तो उसके पक्ष में ही वोट करेगा, और ऑपोजिशन एक ही काम करेगा, उसको अपोज करेगा। तो यहां तो सिर्फ नंबर गेम है कि कितने फेवर में, कितने अगेंस्ट में। अपनी अंतरात्मा की आवाज तो सुनने की हमें परमिशन ही नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी बिल के अगेंस्ट में वोट करना चाहें और हमारी पार्टी कहे कि नहीं इसके फेवर में करना है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ कितना खतरनाक लॉ है, यह भी आपके दर्शक समझ लें कि अगर विप जारी कर दी जाती है किसी पार्टी द्वारा, विप जारी हर पार्टी करती है जब भी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे वोटिंग होती है, जहां पे वो चाहती है कि हमारे सभी लोग हमारे कहे अनुसार वोट करें, तो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं विप जारी करना। विप जारी कर दी जाती है, और उस विप जारी करने के बाद कोई भी मेंबर अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करता है या किसी भी वजह से एब्सेंट हो जाता है, दोनों ही सूरतों में उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली चली जाती है। जिसके अगेंस्ट वो अप्लाई कर सकता है, उसका भी टाइम है, विद इन 15 डेज अप्लाई कर सकता है। राज्यसभा में है तो चेयरमैन को, लोकसभा में है तो स्पीकर को, और जिसका फैसला 60 दिन के अंदर करना होता है। लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप चला जाने का मतलब सीधा सा है, उसको दंडित करना। अगर पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, अपनी बुद्धि लगाई, अपना विवेक इस्तेमाल किया, अपनी कॉन्शियसनेस के हाथों मजबूर हुआ, तो तुझे लात मार के पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, तेरी मेंबरशिप ही छिन जाएगी। ऐसा डेक्रोनियन लॉ मालूम कौन लेके आया? ये लॉ लेके आए थे माननीय राजीव गांधी। माननीय राजीव गांधी जी 1985 में ये लॉ लेके आए, यानी कांग्रेस डिस्पेंसेशन लेके आई, कांग्रेस सरकार लेके आई, और आज उसी के अगेंस्ट कांग्रेस के एमपी एक बिल लेके आते हैं कि इसमें शेड्यूल 10 जिसको बोलते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफाइन करता है, इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए। और अमेंडमेंट क्या की जाए कि भाई इसको, ये विप की पावर्स को डाइल्यूट कर दिया जाए, अंतरात्मा की आवाज सुनने की परमिशन दी जाए, हमको वोटिंग करने का इंडिपेंडेंटली राइट हो, और वोट करने पे हमको पनिश जो किया जाता है वो ना किया जाए। और ये आपके दर्शक जान के हैरान होंगे कि ये पहली बार नहीं है जब मनीष तिवारी जी ये इस तरह का बिल लेके आए हैं। मनीष तिवारी जी ये सेम बिल तीसरी बार लेके आए हैं, थर्ड टाइम।
सोचिएगा कितने टाइम से ये अंदर, जिसको कहते हैं ना बगावत के बीज जो उबल रहे हैं, पनप रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अंदर कुड़कुड़ाहट हो रही है। इससे पहले भी 2 बार वो ये बिल ला चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं होती पार्टी की, तो वो पास नहीं होते हैं, इसलिए आज से पहले ये भी पास नहीं हो पाए। लेकिन ये सारा प्रोसेस शुरू कब हुआ? बात कह रही 1967 की, जब एक कंसेप्ट चला था आया राम गया राम। बहुत लोगों ने सुना, क्योंकि लोग पार्टियां स्विच करने लग गए थे। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ था कि एक हरियाणा के लेजिस्लेटर थे जिनका नाम था गया राम। उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने एक ही दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी स्विच कर ली। सुबह इसमें थे, दोपहर को इसमें थे, शाम को इसमें थे। अभी उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी स्विच कर दी, तो नया कंसेप्ट चल गया आया राम गया राम। भाई अपने हिसाब से जब मर्जी पार्टी को ज्वाइन कर लो, जहां आपको बेनिफिट दिखे वहां चले जाओ, बिन थाली के जैसे वो पेंदे होते हैं ना, उस तरह से। तो उस चीज को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर कानून की 2 धारी तलवार होती है, हर कानून, उसका कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, जिसको आम भाषा में हम यूज और मिसयूज कहते हैं। तो ये लाया तो इसलिए गया था कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि भाई गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया जाए और अननेसेसरी लोगों का पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो। लेकिन जब इसका मिसयूज होने लगा, लोगों का एमपीज की जिसको बोलते हैं स्वाधीनता छीनने लगी, उनका गला घोंटा जाने लगा, उनकी अंतरात्मा को दबाया जाने लगा, तो इसके अगेंस्ट आवाज उठनी शुरू हो गई। उस समय भी यहां पे अमेंडमेंट हुई थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ हर केस में अप्लाई नहीं होगा, एक स्पेशल केस में अप्लाई नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमने देखा कहां पे, मुंबई में। कुछ आपके दर्शकों को याद आ रहा होगा, तब क्या हुआ मुंबई था? हमलों में मुंबई हमलों के टाइम पे? नहीं, मुंबई हमलों के टाइम नहीं, जब मुंबई कुछ बड़ी पार्टी में स्प्लिट अच्छा, हुआ, जब जब शिवसेना टूटी, जी। तब ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ था, जब शिंदे जी अलग हुए थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सब क्लॉज है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी वांट टू स्विच टू एनी अदर पार्टी और मेक देयर इंडिपेंडेंट पार्टी, देन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई। तो इसलिए कांग्रेस का आरोप यह रहा है कि भी पहले तो सांसद या विधायक ट्रेड किए जाते थे, जिसको वो कहते हैं रिटेल में ट्रेड करना। आजकल तो होलसेल में ट्रेड किए जाते हैं, पूरी पार्टी इधर से उधर हाईजैक कर ली जाती है। लेकिन सामने से बीजेपी का पक्ष क्या रहता है कि मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी दिलों को हैक करते हैं। अब जाने अंदर की बात क्या है, कौन दिलों को हैक कर रहा है, कौन दलों को हैक कर रहा है, किसकी अंतरात्मा की आवाज जाग रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस समय मनीष तिवारी जी द्वारा इस तरह का ये बिल लाया जाना कांग्रेस के लिए खतरे की भयंकर घंटी है। अभी आपके कुछ दर्शक सोच रहे होंगे भयंकर घंटी क्यों है खतरे की, तो थोड़ा मनीष तिवारी का बैकग्राउंड भी समझ लेना आपके दर्शकों को जरूरी है। मनीष तिवारी जैसे हमें पता है, पहले भी G23 नाम से इनके कुछ बड़े सांसद, बड़े नेता अलग हुए थे, मनीष तिवारी उसमें भी एक थे। आजकल सुर्खियों में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, शशि थरूर एक तरह से एक रेबेल के रूप में जाने पहचाने जा रहे हैं कांग्रेस में और एनडीए सर्कल्स में। मनीष तिवारी का नाम भी कहीं दूर पीछे नहीं है। अगर आप लोग के दर्शकों को याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करने की बात हुई थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एनडीए ने कहा था अपने अपने आप स्पीकर के नाम हमें दीजिए, और सबने अपने सीनियर मोस्ट स्पीकर्स के नाम दिए थे। तो कांग्रेस द्वारा उस लिस्ट में ना शशि थरूर का नाम था, ना मनीष तिवारी का नाम था। और ये इत्तेफाक नहीं था, ये संयोग नहीं था, ये रिजल्ट था उनके रिबेलियसनेस होने का। क्यों? क्योंकि वो ऑल पार्टी डेलीगेशन में ये दोनों के दोनों एनडीए के इनविटेशन पे गए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर इन्होंने पूरे वर्ल्ड डेलीगेशंस को एड्रेस किया था, जो कि कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया था। इसके चलते हुए इन दोनों को वहां से बाहर निकालने का काम किया गया था। थोड़े दिन पहले भी मनीष तिवारी जी चर्चा में आए थे। एक उन्होंने ट्वीट किया था जिस टाइम पे बांग्लादेश में ये राइट्स हुए या जेंजी के सारे इस तरह के आंदोलन हुए, उसके बाद नेपाल में हुए, तो उसके बाद इन्होंने 23 सितंबर 2025 को मनीष तिवारी जी ने एक ट्वीट किया था जो बड़ा फेमस हुआ था, नेपो किड के नाम से। और नेपो किड क्या था
उसमें इन्होंने कहा था कि भाई जितनी भी जेंजी आजकल की पॉपुलेशन है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, वो नेपोटिज्म के एकदम खिलाफ है और वो एंटाइटलमेंट को तो डिसलाइक कर रहे हैं। और उस समय भी ये कहा गया था, बीजेपी ने हाथों हाथ इसको उठाया था कि इसका इशारा कि अगर इस समय वर्ल्ड में कोई सबसे ज्यादा कोई जिसको कहे कि नेपो किड है, तो वो तो एक ही है, वो है राहुल गांधी, जो कि अनडिजर्विंग होते हुए भी सिर्फ इसलिए उस एंटाइटलमेंट को प्राप्त कर रहा है क्योंकि वो महाराजा या महारानी का पुत्र है। इसके अलावा योग्यता के नाम पे ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस में नंबर 1 है। तो उस समय भी मनीष तिवारी जो थे हाईलाइट हुए थे। और हम सबको पता है शशि थरूर का तो अभी जब इस समय रिसेंटली भी पुतिन के आने पे उनको इनवाइट किया गया और खड़गे जी को और राहुल जी को इनवाइट नहीं किया गया, तभी भी ये लोग चर्चा में काफी रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बड़े ध्यान से देखने की चीज है गायत्री जी, मनीष तिवारी जी ने जो बिल लेके आए, ये बहुत ही फाइन प्रिंट्स में, और हम सच में कहें तो ऐसा लगता है, एटलीस्ट मुझे, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने वाला बिल है। देखना ये होगा कि एनडीए इसमें उनकी सपोर्ट करती है या नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने का पर्पस ये बताया गया था कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि लोगों की जो स्वतंत्रता थी सोचने की, एक्ट करने की, वो बिल्कुल कर्टेल कर दी गई। तो इस बिल के अंदर उन्होंने 2 प्रावधान लाए हैं। वो ये लाए हैं कि जो एमपीज हैं उनको इंडिपेंडेंट वोटिंग का राइट होगा अगेंस्ट द पार्टी लाइन और टोटली अवे फ्रॉम द पार्टी लाइन, बट नॉट इन सर्टेन केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में ये उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, और वो क्या है, जहां पे भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एट रिस्क हो जाए। ऐसे अगर कोई मुद्दे हैं नो वहां पे, कॉन्फिडेंस के। जैसे हाँ, अब उसके कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कहां अफेक्ट हो सकती है, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, एडजर्नमेंट मोशन आता है, या फाइनेंशियल पावर्स को कर्टेल करने के लिए मनी बिल्स आते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स के बिल आते हैं। इसके अंदर उनकी पावर नहीं होगी, उनको ये राइट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, अगर कोई बिल आता है तो फॉर दे मस्ट हैव। एग्जाम्पल यूसीसी हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, टेम्पल्स को लेके बिल आने वक्फ का हो गया, कोई भी हो गया, जुडिशरी का हो गया, पुलिस की उसका हो गया, क्योंकि पुलिस अभी क्या रिफॉर्म्स जो हमारे आए थे, बिल्कुल। रिफॉर्म्स हमारे अभी पेंडिंग हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है, एंड थैंक गॉड सूर्यकांत जी इस वक्त ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन से जजमेंट्स दे रहे हैं जिससे ना वापस जुडिशरी में लोगों का विश्वास जाग रहा है। एक्चुअली में ये लग रहा था कि ये तो 1.5 साल तो ये पता नहीं क्या क्या देंगे, जिस तरीके से उनका पहले का था, जो अभी उनका चेंज ओवर दिख रहा है, या मैं कहूंगी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द हिंदूज एंड टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो अब काबिले तारीफ है। देखिए, जो जब अच्छा करते हैं तो तारीफ करने में बड़ी खुशी होती है, एंड ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो इस तरीके के जब वो बिल्स आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स हो गया, हमारी मनी को लेकर भी बहुत सारे बिल्स आने अभी बाकी हैं, क्योंकि बजट पे भी बहुत सारी चीजें अभी डिस्कशन में हैं, एंड दिस विंटर सेशन इज गोइंग टू बी रियली हॉट विद मेनी बिल्स ऑफ वेरी डिफरेंट नेचर, लॉट ऑफ। देखिए, जैसे जैसे बढ़त होती है, जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती है, हमें इवॉल्व करना पड़ता है। इवॉल्व का मतलब आपको पीछे जो चीजें जो रिडंडेंट हो गई हैं, जो यूजलेस हो गई हैं, चाहे वो लॉज हो, एक्ट्स हो, कुछ भी हो, उनको चेंज करना पड़ता है। उनको हटाकर आपको नई समय के हिसाब से नई चीजें लेकर आनी होती है। तो उसमें काटा-छाँटी बहुत होती है। उसमें विपक्ष हर वक़्त एक नया शगुफ़ा लेकर आ जाता है और पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर और अ वेरी लॉजिकल एंड ऑप्टिमम स्टेप टेकन बाय मनीष तिवारी जी, कि जहाँ पे जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि भैया सरकार गिरानी है या जो भी है, वहाँ पे बिल्कुल व्हिप होना चाहिए एंड दे शुड वोट एज़ पर देयर पार्टी व्हिप। बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो देश के हित में है, उस पे तो क्रॉस पार्टी वोटिंग होनी ज़रूरी है। जी। मैं तो इसको ऐसे भी कहता हूँ गायत्री जी, क्रॉस पार्टी वोटिंग तो वर्ड ही में ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं करूंगा, इसलिए कि जब आपने ये कह दिया कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, और आप इसकी आप अपना लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस समझिए। मैं कहता हूं गायत्री जी, हमने अक्सर ये देखा है कि आंख वाले का सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, अंधे का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंधा किसी आंख वाले के कंधे पे हाथ रख देता है और वो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि अब मुझे इसको सड़क पार कराना है। यानी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी भी अगर आपके ऊपर है
तो आप जिम्मेवार बन जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े भाई बहन जिम्मेवार हो जाते हैं छोटे भाई बहन के आने से। ऐसा देखा आपने? यानी किसी की जिम्मेवारी आपके ऊपर हो तो आप जिम्मेवार व्यक्ति बन जाते हैं। अरे हर सांसद के ऊपर एवरेज 20 लाख भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी है। 20 लाख इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एक माननीय सांसद है। आप उसको एक रबर स्टैम्प बना दोगे, आप उसको एक यस मैन बना दोगे, उसकी माइंड, उसकी इंटेलेक्ट, उसकी थॉट प्रोसेस सब खत्म कर दोगे, क्योंकि जो पार्टी ने कह दिया उसके ऊपर आपको मानना ही पड़ेगा। ये कितना इलॉजिकल और अनरीजनेबल है, कितना अनडेमोक्रेटिक है, इतना फंडामेंटल सवाल। और हैरानी की बात यह है कि 2010 2021 के बाद अब 2025 में तीसरी बार मनीष तिवारी जी को यह बिल लेके आना पड़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद इसके ऊपर कहीं उनको डिस्कशन का मौका मिले, सपोर्ट मिले एनडीए की, या कुछ हो। आई डोंट नो आगे क्या होगा, इंटरनल क्या है, क्योंकि इसमें अगर हम एनडीए की बात करें, अगर ये लॉ पास हो जाता है तो शायद कल को ये एनडीए के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं। बट फिलहाल तो ये कांग्रेस के लिए अपने आप बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि उन्हीं का एक सांसद, उन्हीं के राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी जी द्वारा लाए हुए बिल के अगेंस्ट में एक इस तरह से प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है और डिस्कशन की मांग करता है। मुझे लगता है यही अपने आप में आशीष बहुत बड़ी बात है। आशीष एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिस समय पे लाया गया था, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, जिस जी समय पे वो लाया गया था उस वक्त पार्टीज एक्सचेंज करने का, जैसे आपने बताया ना, आया राम गया राम, पार्टीज यहाँ पे तो सिर्फ वोटिंग की बात हो रही है ना, ये थोड़ी ना हो रहा है कि आप अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आप अपनी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आप एक ऐसे बिल के लिए वोट कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं जो आपको लगता है कि देश हित के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। ये पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज़ मेंट कि जब लोग दल-बदल कर रहे थे, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग जिसको नाम बहुत चला था उस वक़्त, अभी भी चलता है कई बार, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे कि आपने 4 करोड़ फेंके, 5 करोड़ फेंके और एमपी ने आपके साइड आ गए। सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू इज़ वेरी डिफरेंट। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ से मेरे ख्याल से कंपेयर करना विल बी लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज़ आप सिर्फ वोट कर रहे हैं, आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। इफ यू फील दैट देयर इज़ अ प्रोजेक्ट, देयर इज़ अ बिल व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, देन आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। ये आइडियोलॉजी आपकी सेम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में हैं, ठीक है? हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आइडियोलॉजी सिंक करती है। तो जो कॉमन एरिया है, वहाँ पे तो वोटिंग अलाउड हो ना, जो ओवरलैपिंग एरियाज़ हैं, राइट? तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बिल। मनीष तिवारी जी ने राहुल गांधी एंड गांधी डायनेस्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो भी बिल बीजेपी लेकर आती है, उसको काउंटर करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ज़्यादातर अच्छे-अच्छे बिल्स पे इन्होंने इतना हंगामा पास किया है कि वो कहते हैं ना, बिल्स बिल पॉकेट्स, या देयर इज़ अ पर्टिकुलर टर्म कि कंबाइन करके उनको बिल्स को एक साथ पास करना पड़ता है विदाउट इवन डिबेट एंड डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। कई बार बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़, बहुत अच्छी नॉलेज रह जाती है, क्योंकि इतना रकस क्रिएट कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आप डिस्कशन कैसे करोगे? आप कैसे लेकर आओगे? पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैसे डिस्कस करेंगे? So this is a very interesting win and very very welcome step by मनीष तिवारी। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, वैसे तो ज़्यादातर उनकी क्रिटिक ही रही हूँ, बट समथिंग वेरी प्लेजेंट वन। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, मुझे सहायता और मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।